हेलो स्टूडेंट, लेट कंटिन्यू। हम पढ़ रहे थे सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें हमने दो जो टॉपिक थे वो डिस्कस कर लिए थे। एब्जॉर्प्शन फर्स्ट हो गया था। सेकंड हमने उसमें डिस्कस किया कैटालाइसिस, जिसमें कैटालाइसिस के टाइप्स, कैटलिस्ट और कैटालाइसिस को एक्सप्लेन करने की थ्योरीज। कैटालाइसिस में ही एक नेक्स्ट जो पार्ट है जिसके ऊपर की कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, वो है जियोलाइट। लेकिन जियोलाइट को सीधे ना पढ़ करके जियोलाइट के लिए एक दूसरी टर्म हम पहले डिस्कस करेंगे, और वो जो दूसरी टर्म है वो है सेलेक्टिव कैटालाइसिस। शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस। व्हाट डू यू मीन अबाउट द शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस? किसे कहना है शेप सेलेक्टिव कैटालाइसिस? तो सुनिए बेटा, जनरली किसी भी कैटालाइसिस रिएक्शन में होगा क्या? तो जनरली किसी भी कैटालाइसिस रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास रिएक्टेंट होता है। रिएक्टेंट जो है वो रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। और किसके प्रेजेंस में? कैटालाइसिस रिएक्शन है तो कैटालिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। अब देखिएगा क्या होगा। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं इनके पार्टिकल्स होंगे, उनका कुछ ना कुछ साइज होगा। प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल होंगे, उनके पार्टिकल का कुछ ना कुछ साइज होगा। लेकिन शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस किसे कहेंगे वो सुनिए। अगर आपके पास में जो कैटालिस्ट है ना, अगर ये जो कैटालिस्ट है अगर इसमें भी कुछ पोर हो, पोरस हो या होल्स इसमें हो, अब अगर उसके अंदर होल है वो पोरस है तो ऑब्वियसली उन पोर का भी क्या होगा, कुछ ना कुछ साइज होगा। अब देखिएगा रिएक्टेंट के जिन पार्टिकल का साइज, इसके जो होल्स हैं या पोर जो हैं उनके साइज के इक्वल या उससे स्मॉलर होगा, वो पार्टिकल तो इजीली जाकर के इनके होल के अंदर क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। और फिट होने के बाद में कैटालाइज्ड हो जाएंगे और कैटालाइज्ड होकर के प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जिन पार्टिकल का साइज कैसा होगा, कंपैरेटिवली उनके जो हॉल्स हैं उनके साइज से बड़ा होगा, तो फिर वो जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो उनके हॉल में फिट नहीं हो पाएंगे। और जब हॉल में फिट नहीं हो पाएंगे, कैटालिस्ट के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, तो फिर वो कैटालिस्ट जो है उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करवा पाएगा। तो ये जो हमारे पास एक कैटालाइसिस की रिएक्शन है, ये रिएक्शन किस किस के साइज पर डिपेंड कर रही है? तो आप समझ सकते हो कि ये जो कैटालाइसिस की रिएक्शन है ये रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट के पार्टिकल के साइज, और कैटालिस्ट जो आपके पास में है उस कैटालिस्ट के जो होल है ना, उन होल के साइज पर डिपेंड करती है। इस तरीके की रिएक्शन जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के पार्टिकल के साइज पर और कैटालिस्ट के जो पोर या होल है उनके साइज पर डिपेंड करती है, नॉन एज शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस रिएक्शन कहलाएगी। इस तरीके की रिएक्शन दोज रिएक्शन which are depends on size of reactant and product particles and also depend on size of pores of catalyst known as shape selective catalysis। इस तरीके की रिएक्शन को हम शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस रिएक्शन कहेंगे। इस तरीके की रिएक्शन में काम आने वाला कैटालिस्ट, ऐसा जो कैटालिस्ट है, ऐसे कैटालिस्ट को कहेंगे शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट, और इस तरीके की रिएक्शन शेप सिलेक्टिव कैटालाइसिस। क्वेश्चन अराइज होता है क्या सर इस तरीके का, ये जो आपने शेप सिलेक्टिव कैटालिस्ट यहां पर लिया है, क्या इस तरीके के कैटालिस्ट का कोई एग्जांपल भी है क्या? बिल्कुल, इस तरीके के कैटालिस्ट का एग्जांपल है, और इस तरीके के कैटालिस्ट का जो एग्जांपल है वो एग्जांपल ही होता है हमारा जियोलाइट। तो हमारा जो टॉपिक है वो है जियोलाइट। तो जियोलाइट के बारे में पूछा जाए कि जियोलाइट क्या होता है, तो जियोलाइट जो है वो जियोलाइट एक शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट होता है। जियोलाइट इज अ शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट। अब ये जो जियोलाइट है ये किस तरीके से शेप सेलेक्टिव कैटालिस्ट है? तो देखिएगा, जियोलाइट जो है, इस जियोलाइट का जनरली जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है, इसके साथ कोई मेटल होती है, और मेटल होगी कितनी, ये मेटल का x/n। x क्या है? x है इस मेटल का नंबर, n क्या है उस मेटल पे होने वाला चार्ज, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो रेशियो है वो इसके बराबर होगा। ये मेटल जुड़ा होता है, किसके साथ जुड़ा होता है? AlO2 का होल x, SiO2 का होल y डॉट ZH2। ये एक जियोलाइट का जर्नल फॉर्मूला होता है।
जियोलाइट जो है, इस जियोलाइट को हम मेटल के हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। क्या होते हैं जियोलाइट? अगर हम इसको थ्योरेटिकली लिखें तो ये क्या होते हैं? हाइड्रेट्स ऑफ मेटल एल्यूमिनोसिलिकेट, हाइड्रेट्स ऑफ मेटल एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं। ये जियोलाइट आपके पास हो गया है। अब देखिएगा ये जो जियोलाइट है ना, इस जियोलाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इस जियोलाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हनी कॉम्ब जैसा होता है। जो मधुमक्खी का छत्ता है उसके जैसा स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर बहुत छोटे छोटे होल होते हैं कि नहीं होते? उस तरीके के होल इसमें होते हैं। और ये होल बनते किस कारण से हैं? तो ये जो होल है ना, ये होल बनते हैं किस कारण से? जब यहाँ कुछ सिलिकॉन की जगह कौन आ जाता है? एल्यूमिनियम। अब हमने SiO2 का स्ट्रक्चर कहीं पढ़ा हुआ है सॉलिड वाले चैप्टर में। एक सिलिकॉन चारों तरफ ऑक्सीजन से जुड़ा होता है, ठीक है ना, इस तरीके से। और जब क्या होगा, जब यहां पर एल्यूमिनियम आ जाएगा तो आपको पता है एल्यूमिनियम जैसे आएगा, एल्यूमिनियम तो कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? वो तो केवल 3 ही बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इधर बनाइए, इधर इधर, ये वैकेंसी खाली रह गई। इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए फिर कोई दूसरा एल्यूमिनियम आएगा, वो 3 के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिससे इसके अंदर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? होल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और होल्स बनने के कारण इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैसी हो जाती है? हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। किसके कारण से? क्योंकि जो आपका SiO2 है, इस SiO2 में कुछ जो सिलिकॉन है वो किससे सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं? एल्यूमिनियम से, जिससे वहां पर होल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके अलावा ये जो आपका जियोलाइट है, इस जियोलाइट को देखिएगा। इस जियोलाइट को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने से क्या होता है? इसमें ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जेड वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल के कहां चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं, जिससे भी इसके अंदर कुछ वैकेंसीज क्रिएट हो जाती हैं। ये जो आपका जियोलाइट होता है इसे मॉलिक्यूलर सीरीज कहते हैं। मॉलिक्यूलर सीरीज मतलब मॉलिक्यूल को छानने वाली छलनी है, बस इसमें से केवल मॉलिक्यूल्स जो है ना वो निकल करके बाहर आ सकते हैं। तो ये होता है जियोलाइट। हाइड्रेटेड एल्यूमिनोसिलिकेट होते हैं मेटल्स के, ये इसका जर्नल फॉर्मूला होता है। इनकी स्ट्रक्चर हनीकॉम्ब लाइक होती है, मॉलिक्यूलर सीरीज की तरह बिहेव करते हैं। होल्स यहाँ पर बनते किस तरीके से हैं? जब कुछ सिलिकॉन एल्यूमिनियम से सब्स्टिट्यूटेड हो जाते हैं तो वहां पर वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए वो जो है वहां पर होल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये जो जियोलाइट है ना, इस जियोलाइट के भी 2 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर याद रखने हैं। कौन कौन से 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं? तो जियोलाइट का पहला जो एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है परम्यूटेट। पहला एग्जाम्पल जो है वो याद रखना है परम्यूटेट। परम्यूटेट का फॉर्मूला क्या होता है? परम्यूटेट के अंदर बेटा यहां से जो मेटल है वो सोडियम होती है, तो परम्यूटेट का फॉर्मूला होता है Na2Al2Si2O8.6H2O। ये होता है परम्यूटेट का फॉर्मूला। इस परम्यूटेट की स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है? लेकिन इस परम्यूटेट को जब हम काम में लेते हैं तो इसको हीट करते हैं, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल कहां चले जाते हैं? बाहर चले जाते हैं। और वाटर के मॉलिक्यूल बाहर जाने के कारण से और कुछ एल्यूमिनियम आने के कारण से यहाँ पर होल्स बन जाते हैं, जिससे ये मॉलिक्यूलर सीवेज की तरह बिहेव करता है। परम्यूटेट काम क्या आता था? ऐसा हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। परम्यूटेट क्या काम आता था? तो बेटा जो परम्यूटेट है ना, ये काम आता था कि अगर आपके पास में हार्ड वाटर है, अब इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करना है, तो इस हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हार्ड वाटर को किसके ऊपर से पास करते थे हम? परम्यूटेट के ऊपर से। और फिर कौन सा वाटर निकलता था इससे? सॉफ्ट वाटर निकलता था। वो प्रोसेस हमें यहाँ नहीं समझना है, बस यूज याद आना चाहिए कि परम्यूटेट जो है वो कहाँ काम में आता है? परम्यूटेट जो है वो हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में काम आता है। दूसरा जो जियोलाइट है उसका जो एग्जाम्पल है वो है ZSM5। ZSM5 ये एक जियोलाइट का एग्जाम्पल है। ZSM5 पूछेगा नहीं आपको, बस केवल इसका यूज आपको याद रखना है कि ZSM5 एक जियोलाइट है, लेकिन ये काम कहां पर आता है ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है ZSM5 जो है ना, ये पेट्रोलियम जो इंडस्ट्रीज होती है उन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में काम आता है। वहां पर क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है ना, उस हाइड्रोकार्बन की ये जो ZSM5 है ये क्रैकिंग करवाता है, उससे वाटर के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है और उसको किसमें कन्वर्ट करता है? पेट्रोल या गैसोलीन में उसे कन्वर्ट करता है। पेट्रोल या गैसोलीन में कन्वर्ट करता है।
तो बेसिक हमने स्टार्ट किया सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिस्ट से, जो कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट पार्टिकल के साइज और कैटालिस्ट के जो पावर है उनके साइज पर डिपेंड करती है रिएक्शंस, दोज नोन एज सेल्फ सेलेक्टिव कैटालिसिस। दिस टाइप catalyst या those catalyst used in this type of reactions are known as सेल्फ सिलेक्टिव कैटालिस्ट। और इसका एग्जांपल कौन है? जियोलाइट। जियोलाइट का फॉर्मूला ये होता है, ये मेटल के एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं, हाइड्रेटेड हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसमें बारीक बारीक पोर्स होते हैं। पोर किस कारण से बने हो मैंने समझाया, कुछ सिलिकॉन की जगह एल्यूमिनियम आते हैं तो वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए वहां पोर का फॉर्मेशन होता है। काम में लेने से पहले इनको हीट करते हैं तो वाटर बाहर चला जाता है, जिससे कि वहां पर पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सीवीज की तरह बिहेव करते हैं, मॉलिक्यूल को छानने का काम करते हैं। जियोलाइट के भी दो एग्जांपल, एक परम्यूटेट है, दूसरा ZSM5 है। परम्यूटेट हार्ड वाटर को सॉल्व करने में काम आता है, और ZSM5 जो होता है बेटा ये पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज में जो आपका अल्कोहल है, उस अल्कोहल से हाइड्रोकार्बन नहीं, अल्कोहल से, जो अल्कोहल है ना उस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा देता है, और अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा करके, हाइड्रोकार्बन अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवा करके उससे गैसोलीन या पेट्रोल बनाने में काम आता है। दैट इज सेल्फ सिलेक्टिव कैटालाइसिस। अब इसी में एक पॉइंट और भी आता है, एंजाइम कैटालिस्ट। एंजाइम कैटालिस्ट तो एक्चुअल में ये बायोलॉजी का टॉपिक है एंजाइम कैटालिस्ट, लेकिन एक चैप्टर और होगा बायोमोलिक्यूल से, लगभग 14-15 चैप्टर है बायोमोलिक्यूल के नाम से। तो एंजाइम कैटालिस्ट जो है ना, एंजाइम कैटालिस्ट या एंजाइम कैटालाइसिस, ये जो टॉपिक है ये हम बायोमोलिक्यूल वाला जो चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे। तो अब इस चैप्टर का शुरू का जो पोर्शन है वो हो गया है। आगे का जो पोर्शन जो होगा हमारा वो होगा कोलाइडल सॉल्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कोलाइडल से रिलेटेड है। तो देखिएगा, कोलाइडल की शुरुआत करने से पहले एक साइंटिस्ट थॉमस ग्राहम ने क्या किया, जितने भी सब्सटेंसेस थे उन सब्सटेंसेस को, उन कंपाउंड्स को उसने उनके सॉल्यूशन की परमेबिलिटी के आधार पर दो पार्ट में क्लासिफाइड किया। कौन कौन से दो पार्ट में क्लासिफाइड किया? पहला जो उसने कहा उसको कहा क्रिस्टलोइड, और दूसरा जो कहा वो कहा उसने कॉलॉइड। किस बेसिस पर? किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन की परमेबिलिटी के आधार पर। देखिएगा क्या करता है। उसने कहा कि आपने कोई सब्सटेंस लिया लाइक NaCl का आपने एक सॉल्यूशन बना लिया। अब ये जो सॉल्यूशन बना है, अगर इस सॉल्यूशन को हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन या या फिर किसी भी एनिमल की मेम्ब्रेन जो कि किसकी तरह बिहेव करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करती है। तो अगर आप किसी भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर दें, और अब देखिएगा अगर आपने इधर प्योर वाटर भरा तो अब देखिएगा नहीं, इधर कुछ नहीं भरा, ये पूरा का पूरा खाली है, आपने इसको इसमें रख दिया है। तो ये जो आपका सब्सटेंस का सॉल्यूशन है, अगर ये इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या हो जाता है, इसका डिफ्यूजन हो जाता है। अगर ये निकल के इधर से इधर आ जाता है, डिफ्यूजन कहना है यहाँ पर ऑस्मोसिस नहीं कहना है। ऑस्मोसिस में बस केवल सॉल्वेंट मूव करता था, यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है ना वो निकल करके बाहर आ रहा है अपनी हाई अमाउंट टू लो अमाउंट की तरह पूरा सॉल्यूशन। तो इसे हम कहेंगे डिफ्यूजन। तो ये जो आपके पास में कंपाउंड था, इस कंपाउंड का सब्सटेंस का सॉल्यूशन अगर इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन से या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज अगर हो जाता है, तो इस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं, इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलोइड कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर नोन एज क्रिस्टलोइड। और मान लीजिए आपके पास में गम है, ग्लू, स्टार्च है, सेलुलोज है आपके पास में, जिलेटिन है आपके पास में। तो आपने थोड़ा सा गम लिया, उसको पानी में डिजोल्व किया, उसका सॉल्यूशन बना लिया, और फिर उसको अगर आपने इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन में भर दिया,
अब बताइए इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अब क्या इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो पाएगा, इससे निकल करके बाहर आ पाएगा? तो आप पाएंगे कि इन कंपाउंड का, इन सब्सटेंसेस का जो सॉल्यूशन है वो इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन से या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं हो पाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका सॉल्यूशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं हो पाता है, इस टाइप के जो सब्सटेंसेस थे, इन सब्सटेंसेस को उसने क्या कहा? कोलेट कहा। तो एक साइंटिस्ट थॉमस ग्राहम, उसने बहुत सारे जो सब्सटेंसेस थे उन सब्सटेंसेस का जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन की परमेबिलिटी के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर परमेबिलिटी, कि उनका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होता है या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन नहीं होता है, इस बेसिस पर दो पार्ट के अंदर सब्सटेंसेस को क्लासिफाइड किया, क्रिस्टलोइड और कोलेट। क्रिस्टलोइड किसे कहा? कि इस तरीके के सब्सटेंसेस जिनका सॉल्यूशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज हो जाता है, क्रिस्टलोइड कहलाते हैं, और जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज नहीं होते हैं, कोलेट कहलाते हैं। बाद में ये जो क्रिस्टलोइड थे, इन क्रिस्टलोइड को ही कहा गया ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन, और वो कोलेट उनको कहा गया कोलेडल सॉल्यूशन, कोलेडल सॉल्यूशन कह सकते हैं। कुछ और एग्जांपल आप यहां पर याद रख सकते हैं, जैसे NaCl का सॉल्यूशन है, ये क्रिस्टलोइड है, सुगर है, यूरिया है, ठीक है ना। किसी भी सॉल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो सारे के सारे सॉल्यूशन कौन सी कैटेगरी में आएंगे? क्रिस्टलोइड की कैटेगरी में आएंगे। यहां से गम का सॉल्यूशन है, ग्लू है आपके पास में, स्टार्च है आपके पास में, सेल्यूलोज है आपके पास में, जिलेटिन है आपके पास में। तो ये सब के सब जो कंपाउंड है, इन सब्सटेंसेस को उसने किस में रखा है? इनको रखा गया है कोलेट के अंदर। लेकिन उसका सब्सटेंसेस को इस तरीके से दो पार्ट के अंदर क्लासिफाइड करना थोड़े टाइम तक के लिए तो ठीक था, लेकिन बाद में उसका ये जो क्लासिफिकेशन था ना, ये क्लासिफिकेशन सही नहीं रहा। थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, थोड़े दिनों बाद में ये जो क्लासिफिकेशन था ये गलत साबित होने लगा। गलत कैसे साबित होने लगा? तो देखिएगा किस तरीके से गलत साबित होता है। एक जो आपके पास सब्सटेंस है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर तो वो क्रिस्टलोइड की तरह बिहेव करता है, और किसी दूसरे पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर वो किसकी तरह बिहेव करता है? कोलोइड की तरह बिहेव करता है। एक ही कंपाउंड है, एक सॉल्वेंट में तो क्या बन गया? वो क्रिस्टलोइड, और किसी दूसरे सॉल्वेंट में डाला तो क्या बन गया? वो कोलोइड। तो फिर बताइए उस सब्सटेंस को, उस कंपाउंड को हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? क्रिस्टलोइड कहेंगे या कोलोइड कहेंगे? क्योंकि एक में तो क्रिस्टलोइड बना हुआ है, दूसरे में वो कोलोइड बना हुआ है। इसका मतलब ये जो क्लासिफिकेशन था उसका सब्सटेंसेस को बांटने का, क्रिस्टलोइड और कोलोइड, ये आगे चल करके सही नहीं रहा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम एग्जाम्पल पढ़ें, देखिए। अगर मैं आपको कहूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि आपके पास NaCl है, तो बताइए NaCl क्रिस्टलाइड होता है या कोलोइड? कौन सा सब्सटेंस है NaCl? कहोगे सर इसका सॉल्यूशन अगर डिफ्यूज हुआ देन क्रिस्टलाइड, नहीं हुआ तो कोलोइड। लेकिन आप बताइए कौन सा है? तो देखो NaCl को जब आप एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो, एक्वस सॉल्यूशन, तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन बनता है वो उस SPM से डिफ्यूज हो जाता है, और डिफ्यूज हो जाएगा तो इसका मतलब NaCl तो क्रिस्टलोइड है। लेकिन अगर आप यही NaCl लेते हो और इस NaCl को एक्वस सॉल्यूशन नहीं बनाते हो, बल्कि इसको बेंजीन के अंदर डिसॉल्व करते हो, तो अब यहां जो सॉल्यूशन बनता है ये सॉल्यूशन इसमें से डिफ्यूज नहीं हो पाता, और डिफ्यूज नहीं हो पाएगा तो फिर NaCl क्या बन गया? कोलोइड बन गया। ये क्या चक्कर है? NaCl एक बार क्रिस्टलोइड और एक के अंदर कोलोइड, इसका मतलब क्लासिफिकेशन ठीक नहीं है। इसी तरीके से अगर मेरे पास में सोप हो, साबुन, सोप को पानी में डिजॉल्व करो और एक्सिस में, याद रखना एक्सिस में, या सोप आपके पास में, इसको थोड़ा सा पानी के अंदर डिजॉल्व करो तो साबुन का सॉल्यूशन बन गया है। अब ये जो साबुन का सॉल्यूशन बना है, या डिटर्जेंट आपके पास में हो, सोप हो या डिटर्जेंट, और अब इसको अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिफ्यूज करें, जब आपने इसको कम अमाउंट में अगर आपने डिजोल्व किया है तो ये निकल करके बाहर आ जाता है। तो फिर बताइएगा सोप और डिटर्जेंट क्या हुए? क्रिस्टलोइड। लेकिन अगर आप एक काम करें, आपने वही वाटर लिया है, लेकिन इस वाटर के अंदर आपने सोप या डिटर्जेंट को एक्सिस में
डिजोल्व किया। जब आप इसे एक्सेस में डिजोल्व कर देते हैं ना, फिर देखिएगा क्या होता है, फिर इसका जो सॉल्यूशन बना है ना, ये सॉल्यूशन डिफ्यूज नहीं हो पाता। और जब ये सॉल्यूशन डिफ्यूज नहीं हो पा रहा तो फिर बताइएगा सोप या डिटर्जेंट इसको आप क्या कहोगे, तो आपको कोलोइड कहना पड़ेगा। तो सोप डिटर्जेंट जो है, जब कम अमाउंट में आपने डाला तो समझ क्रिस्टलोइड बना हुआ है, ज्यादा अमाउंट में डाला तो कोलोइड बना हुआ है। तो फिर बताइए सोप और डिटर्जेंट को क्या कहना है, क्रिस्टलोइड कहें या कोलोइड कहें, तो कुछ भी नहीं कह पाएंगे। तो स्टार्टिंग में ये जो क्लासिफिकेशन था सब्सटेंसेस का कि क्रिस्टलोइड और कोलोइड, ये स्टार्टिंग में तो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, तो बाद में पता चला कि नहीं, ये जो क्लासिफिकेशन है सब्सटेंसेस का ये तो सही नहीं है। तो फिर क्या किया गया, बाद में साइंटिस्टों ने क्या किया, सब्सटेंसेस को बांटने की बजाय उन्होंने कहा कि इन सब्सटेंसेस का जो सॉल्यूशन बना है ना, उस सॉल्यूशन को क्लासिफाइड कर देते हैं। और सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया गया किस बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया, तो अभी हम बात करेंगे किस बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया। देखिए सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूशन बनाने के लिए आपके पास में दो चीज होनी चाहिए। कौन कौन सी दो चीज होनी चाहिए सॉल्यूशन बनाने के लिए, सॉल्यूशन बनाने के लिए आपके पास में सॉल्यूट होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों को अगर मिक्स करें तो जो मिक्सचर बना दैट नॉन इज सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट जो आपने डाला है उस सॉल्यूट के पार्टिकल्स होंगे, और सॉल्यूट के ये जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल का साइज होगा। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल का साइज कैसा है, साइज कितना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इन अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। तो जो सॉल्यूशंस हैं इन सॉल्यूशंस को 3 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाइड किया गया। कौन कौन सी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन। दूसरा जो पार्ट था हमारा दैट इज कोलाइडल सॉल्यूशन, और तीसरा जो है दैट इज सस्पेंशन। On the basis of size of solid particles, solution are further classified into 3 categories: true solution, colloidal solution, suspension. True solution जो है ना, इनको ही हम solution कहते हैं। जब भी हम बात solution की करेंगे इसका मतलब true solution है। किसको कहना है true solution, देखिएगा आप solute के particle के size पर बांट रहे हो, तो देखो साइंटिस्ट क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इस तरीके के सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के ये जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल का जो रेडियस या इन पार्टिकल का जो साइज है वो अगर 1 नैनोमीटर से भी कम हो। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल का साइज अगर 1 नैनोमीटर से भी कम होता है तो इस तरीके के जो सॉल्यूशंस बनेंगे इन सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन कहेंगे। अब देखिएगा यहां पर पार्टिकल का साइज बहुत कम होने से होगा क्या, पार्टिकल का साइज कम होने से ये होगा कि यहाँ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स भी होंगे, और सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं इन पार्टिकल के बीच में क्या होगा, इंटरस्टिशियल स्पेस होगा। सॉलिड के पार्टिकल जो है उनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है, तो इतना छोटा साइज होने के कारण से वो पार्टिकल क्या होंगे, इनके बीच बीच में वो जो इंटरस्टिशियल स्पेस है ना वो उस बीच बीच में उस स्पेस में आकर के फिट हो जाएंगे, जिससे इन दोनों की एक ही फेज बन जाएगी, एक ही फेज बन जाएगी, जिससे इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा ना वो मिक्सचर एक कैसा मिक्सचर हो जाएगा, जिससे इन दोनों का एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, एक ही फेज होगी, बस केवल होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, एक ही फेज होगी। इन पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा छोटा है कि अगर आप इन पार्टिकल्स को अगर आप देखना चाहो तो हमारी जो नेकड आई है केवल आंखों से अगर हम ढूंढना चाहें तो क्या ये पार्टिकल दिखाई देंगे। आपके पास नमक है NaCl, उस NaCl को पानी में आपने डाला, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयनों के अंदर ब्रेक हो गया है, क्या आपको वो सोडियम क्लोराइड आयन दिखाई देते हैं? देख सकते हैं सर ये सोडियम घूम रहा है, ये क्लोराइड घूम रहा है? नहीं देख सकते, क्योंकि पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है और इतना एफिशिएंसी हमारी आइज में नहीं होती है कि हम उसको देख सकें। तो इस तरीके के जो पार्टिकल्स या इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनमें सॉल्यूट के पार्टिकल्स है ना वो इनविजिबल होते हैं, दिखाई नहीं देंगे आपको।
सॉल्यूशन की बात हो गई, ट्रू सॉल्यूशन की बात हो गई है। अब बात करते हैं सस्पेंशन की। देखिएगा सस्पेंशन में क्या होता है। सस्पेंशन में ये होता है कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल है, अगर इन सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज है ना, वो साइज अगर 1000 नैनोमीटर से बड़ा, अब सोचिए सॉल्यूट के पार्टिकल का जो साइज है अगर वो 1000 नैनोमीटर से भी कैसा हो, बड़ा हो, लार्जर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से बड़ा अगर पार्टिकल है सॉलिड का वहां पर, तब आप उस तरीके के सॉलिड को अगर डाल दोगे सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन बनेगा दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन आर नोन एज सस्पेंशन कहना है उसे। अब देखिए पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा बड़ा है, तो फिर मुझे बताओ क्या यहां पर इन दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। कैसा मिक्सचर रहेगा? हेटेरोजीनियस मिक्सचर रहेगा। इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं सस्पेंशन, इनकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है क्या? नहीं, बहुत कम स्टेबिलिटी रहेगी। जब तक आप उसे स्टिर करते रहोगे तब तक वो सॉल्यूशन के फॉर्म में बना रहेगा, लेकिन जैसे आप उसे छोड़ दोगे तो देखो सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा है ना, बड़ा साइज होने के कारण से इनके ऊपर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा जिससे ये कहां हो जाएंगे? नीचे सटल डाउन हो जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद आप पाओगे कि सॉल्यूट अलग और सॉल्वेंट अलग हो गया है। तो किस तरीके के होंगे ये? होमोजीनियस होंगे या हेटेरोजीनियस होंगे? तो याद रखना है ये कैसे होते हैं? हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, यहाँ एक ही फेज रहेगी या दो अलग अलग फेज रहेगी? यहाँ पर आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, सर ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है। तो यहाँ पर एक फेज ना होकर के कितनी फेज होती है? दो फेज होती है। इनको अगर हम विजिबिलिटी की बात करें तो दिखेंगे या नहीं दिखेंगे? बिल्कुल, ये नेक्ड आई से विजिबल होते हैं। ठीक है ना, इनको बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प के हम इनको देख सकते हैं। अब बच कौन गया है? कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या होगा वो सुनिएगा। कोलाइडल सॉल्यूशन में होने वाला ये है कि ये जो आपके पास सॉल्यूट के पार्टिकल हैं, अगर इनका साइज 1 नैनोमीटर से छोटा है तो ट्रू सॉल्यूशन, 1000 से बड़ा है तो सस्पेंशन, और अगर पार्टिकल का जो साइज है ना, ये साइज अगर 1 से 1000 नैनोमीटर के बिटवीन रेंज में हो, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? कोलाइडल सॉल्यूशन कहेंगे। साइज कितना होगा? बिटवीन 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। तो इस तरीके के जो सॉल्यूशंस बनते हैं आर नोन एज कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ कोलाइडल सॉल्यूशन में भी देखो, कोलाइडल सॉल्यूशन में भी 1 नैनोमीटर से तो बड़ी पार्टिकल है, 1000 से छोटे पार्टिकल है, तो यहां पर भी होमोजीनियस मिक्सचर बना रहेगा, हेटेरोजीनियस मिक्सचर बना रहेगा। अब कई जगह होमोजीनियस लिखा है, कई जगह हेटेरोजीनियस लिखा है, लेकिन यहां पर देखिएगा क्या होता है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि मिक्सचर कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है ना, तो मोस्टली इस तरीके के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम होमोजीनियस ही कहेंगे, लेकिन कुछ जगह ये हेटेरोजीनियस भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। बट आई थिंक जहां तक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने के लिए मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस होना चाहिए, तो ये होमोजीनियस ही कहलाएंगे। अच्छा, यहाँ पर फेज कितनी होंगी? मिक्सचर तो होमोजीनियस है, फेज कितनी होंगी? तो यहां पर कंफ्यूजन नहीं रखना चाहिए आपने कि यहां फेज कितनी होगी, तो बेटा यहां पर 2 ही फेज होती है, 2 फेज। और जब आप 2 फेज कह रहे हो, फेज 2 होती है, 2 फेज कह रहे हो, तो फिर 2 फेज कहते ही आपको लगेगा कि कैसा होना चाहिए? ये हेटेरोजीनियस होना चाहिए। इसलिए कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि जब फेज 2 है ना, इसलिए ये कैसा होगा? हेटेरोजीनियस होगा। लेकिन कंफ्यूजन क्या है कि ये स्टेबल होते हैं, इसलिए कैसा होना चाहिए? होमोजीनियस होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कितनी फेजेज होती हैं? 2 फेजेज होती हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को अगर हम देखना चाहें तो इनके जो पार्टिकल्स हैं छोटे ही होते हैं, इसलिए इनके पार्टिकल्स को अगर हम नेकड आई से देखेंगे ना, तो नेकड आई से ये जो पार्टिकल्स हैं ये दिखाई नहीं देंगे। तो इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ये विजिबल होते हैं, दिख सकते हैं, लेकिन किसकी हेल्प से? बाई माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखोगे ना, तो इनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, लेकिन इन दोनों भी अगर आपको पूछा जाए कि सर होमोजीनियस कहना है हेटेरोजीनियस कहना है, तो आई थिंक हेटेरोजीनियस इज मोर करेक्ट देन होमोजीनियस। ठीक है, चलो ये हो गया है आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन। किस बेसिस पर डिवाइड किया है हमने इनको? किया है हमने कोलाइडल जो सॉलिड के पार्टिकल है उन पार्टिकल के साइज के बेसिस के ऊपर। ठीक है, 3 पार्ट के अंदर हो गए। इनकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, अभी हम वो भी डिस्कस करेंगे।
और क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है ना वो है इनकी फिल्टरेबिलिटी। फिल्टरेबिलिटी कि अगर हम इस सॉल्यूशन को फिल्टर करना चाहे, इसको तीनों को फिल्टर करना चाहे, फिल्टर करने का मतलब है यहाँ पर इन तीनों को अलग अलग करना है। अलग अलग कैसे करना है वो सुनिएगा। फिल्टर करने का मतलब अलग अलग करना है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का अलग अलग करना है। तो आप फिल्टर कैसे करोगे, छानोगे कैसे, तो छानने के लिए दो चीजें हैं। एक है आपके पास में एसपीएम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और एक है आपके पास में फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर दोनों में अंतर क्या होता है, बस दोनों में यहाँ पर जो टेक्निकली जो डिफरेंस है वो टेक्निकल डिफरेंस ये है कि जो एसपीएम है ना इसमें जो होल्स होते हैं बहुत छोटे साइज के होते हैं, जबकि फिल्टर पेपर में जो पोर है या जो होल होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। ये लीजिए, अब देखो अगर आप ट्रू सॉल्यूशन को यहाँ पर भर दोगे तो बताओ क्या ये फिल्टर हो पाएंगे ट्रू सॉल्यूशन, तो साइंटिस्ट कहते हैं नहीं हो पाएंगे। इसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों सेपरेट नहीं हो पाएंगे। अगर आपने यहाँ भर दिया ना तो जो सॉल्यूट है वो भी निकल के बाहर आ जाएगा और सॉल्वेंट भी निकल करके बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाएगा, निकल के दोनों बाहर आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ सॉल्यूट सॉल्वेंट को एसपीएम की हेल्प से, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से फिल्टर नहीं कर पाएंगे। अगर आपने इस ट्रू सॉल्यूशन को यहाँ भर दिया, फिल्टर पेपर के अंदर अगर आपने भर दिया, उसका जो कप बना उसमें भर दिया, तो फिल्टर पेपर के तो होल्स बहुत बड़े हैं भाई, यहां से तो सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी दोनों ही डिफ्यूज होकर के बाहर आ जाएंगे। तो इनका जो फिल्ट्रेशन है वो फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, इनका जो फिल्ट्रेशन है वो ना तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से हो सकता है और ना फिल्टर पेपर से इनका फिल्ट्रेशन होगा, दोनों से इनका फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता। अब बात आती है कोलाइडल सॉल्यूशन की। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स है थोड़े से बड़े साइज के हैं। अब देखिएगा अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को यहां पर भरा तो इसके पार्टिकल थोड़े से बड़े साइज के हैं और होल थोड़े छोटे साइज के हैं। तो बताइएगा क्या होने वाला है यहाँ पर होने वाला ये है कि जो सोलवेंट है आपका वो तो निकल करके बाहर आ जाएगा, लेकिन जो सॉल्यूट है ना वो निकल करके बाहर नहीं आ पाएगा, सॉल्यूट अंदर ही रह जाएगा, सॉल्वेंट बाहर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो इनका जो फिल्ट्रेशन हो सकता है ना वो किसकी हेल्प से हो सकता है, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से इनका फिल्ट्रेशन हो सकता है, इसका कोलाइडल सॉल्यूशन का। लेकिन अगर कोलाइडल सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर में भर दूं, अगर मैंने फिल्टर पेपर के कप में डाला है तो फिल्टर पेपर के होल्स बड़े साइज के हैं, तो यहां से तो सॉल्वेंट भी बाहर आ जाएगा, सॉल्यूट भी बाहर आ जाएगा, दोनों के दोनों बाहर आ जाएंगे, जिससे यहां फिल्ट्रेशन जो है वो आपका जो फिल्ट्रेशन है बाई फिल्टर पेपर की हेल्प से इनका फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। सस्पेंशन अगर है तो सस्पेंशन है, सस्पेंशन को यहां डालूंगा तो सस्पेंशन के तो पार्टिकल और भी बहुत बड़े साइज के हैं भाई, तो सॉल्वेंट निकल के बाहर आ जाएगा, सॉल्यूट नहीं आ पाएगा। तो यहां फिल्ट्रेशन किससे हो सकता है, बाई एसपीएम हो जाएगा। अच्छा अगर सस्पेंशन को यहां डाल दूं तो सस्पेंशन के तो पार्टिकल ही 1000 से बड़े हैं भाई, और इसके होल छोटे हैं, तो केवल कौन निकल करके आएगा, केवल सॉल्वेंट